गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वाटर के सेकेंड लेक्चर को करेंगे। पहला लेक्चर में हम लोगों ने वाटर से पूछे गए लगभग 40+ क्वेश्चन को कर लिए थे और आज बाकी लगभग 30+ क्वेश्चन आसपास बचा हुआ है, जो हम लोग का प्रीवियस ईयर ऑल इन वन सभी एग्ज़ाम चाहे ग्रुप डी से लेकर के हम लोग का स्टेट पीसीएस तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करेंगे। साथ ही और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनको भी आज हम लोग देखेंगे। तो जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं सर, वो हम लोग का प्लेलिस्ट में है, जा करके पहला लेक्चर देख लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। आज हम लोग 30+ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ऑल इन वन उसको देखेंगे, प्लस जो एक्सेप्टेड है पूछ सकते हैं उसको भी आज हम लोग देखेंगे वाटर चैप्टर से। आज ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं आज हम लोग जल के प्रकार से स्टार्ट करते हैं। जल कितने प्रकार का होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा कि सर जल 3 प्रकार का होता है। पहला सॉफ्ट वाटर मृदु जल बोलेंगे, दूसरा हार्ड वाटर कठोर जल, तीसरा हैवी वाटर भारी जल। तो यानी जल हम लोग का सर 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर कठोर जल और तीसरा भारी जल जिसका हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का जल हम लोग का होता है। अब ये 3 अलग अलग प्रकार से जल को क्यों बांटे? तो क्या होगा सर इसका आंसर? जो सॉफ्ट वाटर है, जो मृदु जल है, इसको हम लोग पीने योग्य जल भी बोल सकते हैं। ये झाग बनाती है ना? किसके साथ बनाएगी झाग? तो साबुन और सर्फ के साथ। जो जल साबुन या सर्फ के साथ झाग बनाती है आसानी से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर या मृदु जल बोलेंगे सर। ठीक है, जो हम लोग का झाग आसानी से बनाती है। और साथ ही ये जो हम लोग का सॉफ्ट वाटर है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते हैं। ध्यान दोगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते हैं, इसी वजह से ये झाग बनाती है। जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे वो जल कभी झाग नहीं बनाएगी, और जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होंगे वो जल हमेशा झाग बनाएगी। नोट कर लो इस पॉइंट को। झाग बनाती है मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस वहां पर है। झाग नहीं बनाती है मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयंस वहां पर नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब आ जाते हैं आगे, हार्ड वाटर कठोर जल सेकेंड। अब हार्ड वाटर कठोर जल, नाम से ही लग रहा है, देखो कठोर जल मीन्स यहां पर क्या होगा? झाग नहीं बनेगा सर। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अभी क्या बताए थे, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे वहां झाग नहीं बनते हैं। वो आयंस हम लोग का देखो या तो क्लोराइड के फॉर्म में हो सकता है, या फिर सल्फेट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस तरह से इतने प्रकार के हम लोग का आयंस बन सकते हैं। किसके साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम। और यही आयंस जल में पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, यानी कठोर जल किसको बोलेंगे सर? तो क्या आंसर होगा? जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं उस प्रकार के जल को कठोर जल बोलेंगे। अब आयंस पाए जा रहे हैं मीन्स झाग नहीं बनेगी, और झाग नहीं बनाएगी मतलब सफाई प्रक्रिया हम लोग का कपड़ों का अच्छी तरह से नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो कठोर जल को भी हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पोररी। परमानेंट मीन्स अस्थायी कठोरता। जिस जल की कठोरता को हटाने के लिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थायी कठोरता। और जिस जल के हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए उतना मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थायी कठोरता। ठीक है, यानी इसका हार्डनेस को ख़त्म करना है। देखो अस्थायी कठोरता के हार्डनेस को ख़त्म करना है तो किस विधि का उपयोग करते हैं? नोट डाउन कर लो, पूछा गया क्वेश्चन है हम लोग का, किस विधि का उपयोग करते हैं? तो क्लर्क विधि। ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत बार रिपीट हुआ है। क्लर्क विधि से जल के किस प्रकार की हार्डनेस को समाप्त करते हैं? तो क्या आंसर होगा सर आपका? अस्थायी कठोरता, टेम्पोररी हार्डनेस। ठीक, दूसरा परमानेंट हार्डनेस को खत्म करना है तो किस विधि से परमानेंट हार्डनेस जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त कर सकते हैं? तो क्या होगा? जियोलाइट मेथड। ठीक है, इस हिंदी में भी वही बोलते हैं जियोलाइट प्रक्रिया। ठीक है सर, यानी
अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए क्लर्क मेथड, अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए जियोलाइट प्रक्रिया। ठीक, अब परमानेंट हार्डनेस जल कौन सा होता है, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, और टेम्पोररी हार्डनेस जल कौन सा होता है, कैसे पहचानेंगे? तो देखो सर कैसे पहचानेंगे, जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अगर क्लोराइड और सल्फेट के आयन से, क्लोराइड और सल्फेट के आयन से, तो क्या हो जाता है हम लोग का अस्थायी कठोरता। और जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के आयन दिखेंगे तो वो क्या हो जाता है हम लोग का अस्थायी कठोरता। क्लियर है सर? अब हम एक एक क्वेश्चन करके, यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक करके सब अब हम आपको पूछेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, जल कितने प्रकार का होता है? सिंपल सा बात है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सॉफ्ट वाटर मृदु जल, हार्ड वाटर कठोर जल, हैवी वाटर भारी जल। 3 प्रकार का हो गया सर? हाँ हो गया 3। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस किस प्रकार के जल में नहीं पाए जाते हैं? तो क्या आंसर होगा आपका? सर सॉफ्ट वाटर में, मृदु जल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के जल में खारापन नहीं होता है? तो क्या आंसर होगा? सर सॉफ्ट वाटर, मृदु जल में खारापन नहीं होता है। ठीक, किस प्रकार के जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं? तो क्या आंसर होगा? सर कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्या आंसर होगा? अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए सर क्लर्क मेथड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो क्या आंसर होगा? सर जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए हम लोग जियोलाइट प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, जल का तीसरा प्रकार हम लोग का भारी जल, हैवी वाटर। अब भारी जल से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भारी जल का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग का पूछ चुका है कि हैवी वाटर भारी जल का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? तो भारी जल का सर रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। ये D2O को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या फिर इस D2O को हम लोग क्या बोलेंगे? भारी जल या हैवी वाटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, भारी जल D2O से, इस जल को सबसे पहले किसने खोज किया था, या सबसे पहले D2O के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो क्या आंसर होगा हम लोग का? H.C. यूरी। H.C. यूरी नाम का एक साइंटिस्ट जिसने भारी जल के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, क्लियर? कब बताया था? तो सर 1932 ईस्वी को भारी जल के बारे में H.C. यूरी ने बताया, और वो ये भी बताया कि लगभग 6000 से लेकर के 10,000 नॉर्मल वाटर के मॉलिक्यूल अणु, ठीक है, कितना? 6000 से 10,000 नॉर्मल वाटर के मॉलिक्यूल को, मतलब साधारण जड़ के अणु को अगर हम विद्युत अपघटन कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो एक D2O का अणु बनता है। ध्यान दोगे इस पॉइंट को, हम क्या बता रहे हैं? लगभग 6000 से 10,000 साधारण जल के अणु को इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, मीन्स विद्युत अपघटन कराएंगे, तो एक D2O हम लोग का बनता है। एक D2O का अणु हम लोग का क्या होगा? बनता है सर। ठीक है, क्लियर है इतना? ये कौन बताया था? तो H.C. यूरी ने बताया था। अब ये भारी जल होता क्या है सर? ठीक है, अब ये भारी जल होता क्या है? भारी जल क्यों बोले? तो नॉर्मल वाटर और ये हैवी वाटर, साधारण जल और भारी जल में क्या अंतर है दोनों में, इसको देखते हैं। तो देखो, नॉर्मल वाटर और हैवी वाटर, ठीक है, नॉर्मल वाटर को NW से और हैवी वाटर को HW से। ठीक है, पॉइंट करोगे, इसको नोट करते जाओगे। पहला है मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग यानी गलनांक, हिंदी में बोलेंगे तो गलनांक जो है नॉर्मल वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, और वहीं पर सर हैवी वाटर, भारी जल का गलनांक जो हो जाता है 3.8 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना डिफरेंस, इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, इसका गलनांक 3.8 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं।
ठीक है, जिसको हम लोग क्वाथनांक बोलते हैं। यानी जिस पॉइंट पर जल उबालने लगता है, जिस पॉइंट पर जल उबालने लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पर यानी जिस टेम्परेचर पर अगर वो बर्फ से जल में पिघल रहा है तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। ठीक है, तो यानी अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर उबालने लग जाता है तो वह टेम्परेचर कौन सा होगा, तो नॉर्मल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर सर उबालने लग जाता है, जबकि हैवी वाटर, भारी जल, ये 101 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबालना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों का आणविक भार कितना होता है देखो, तो मॉलिक्यूलर वेट H2O, साधारण जल हम लोग क्या होता है H2O, एक हाइड्रोजन, इसका द्रव्यमान कितना होगा, देखो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। ठीक, यानी एक द्रव्यमान होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना कर देंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान 16 होता है, प्लस 16, तो कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान 16 और इधर 2 18। ठीक है, 18 ग्राम या 18 AMU बोल सकते हो, इसका 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जबकि हैवी वाटर इसका जो होता है 20 ग्राम या AMU बोल सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों का द्रव्यमान में भी कितना डिफरेंस देखने मिल रहा है, देखो नॉर्मल वाटर का 18 ग्राम्स, हैवी वाटर का 20 ग्राम्स होता है। अब आ गया डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी सर, दोनों का घनत्व में कितना अंतर है इसको देखेंगे। साधारण जल का 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हैवी वाटर का 1.11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो ये डिफरेंस देखने मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मल वाटर और हैवी वाटर में। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, हैवी वाटर का सर हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो हैवी वाटर का यूज हम लोग परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रॉन की गति को धीरे करने के लिए एज ए मॉडरेटर के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु भट्टी में एक मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं तो याद रहेगा, लिख लो इस पॉइंट को कि इसका उपयोग परमाणु भट्टी में, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर के रूप में, हिंदी में बोलेंगे तो मंदक के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। वो होता क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन की गति को क्या करता है, धीरे, यानी इलेक्ट्रॉन की गति को धीरे करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हम लोग का भारी जल से बनते हैं और जितने पूछे गए थे उसको भी किए और जो एक्सेप्टेड है उसको। चलो अब भारी जल से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन अभी हम आपको पूछेंगे और एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या आंसर होगा सर, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। दूसरा क्वेश्चन कि D2O का खोज किसने किया था, तो क्या आंसर होगा आपका सर, D2O का खोज SC यूरी नाम का साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था, तो 1932। ठीक है, अब D2O बनती कैसी है, तो क्या आंसर होगा सर, साधारण जल को अगर हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे तो हम लोग का D2O बनेगा। ठीक है, यानी नॉर्मल वाटर को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, D2O। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, D2O कहाँ बनाया गया था, ठीक है, तो क्या आंसर होगा, D2O भारत में मुंबई के ट्रॉम्बे नामक स्थान पर बनाया जाता है। ठीक है, D2O भारत में कहाँ बनाया जाता है, तो क्या आंसर होगा, मुंबई के ट्रॉम्बे नामक स्थान पर बनाया जाता है। याद रखोगे, D2O भारत में कहाँ बनाया जाता है, तो क्या आंसर होगा, मुंबई के ट्रॉम्बे नामक स्थान पर बनाया जाता है। साधारण वाटर का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, D2O का गलनांक 3.8 डिग्री सेल्सियस। साधारण जल का क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, D2O का क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस, यानी 101 डिग्री सेल्सियस। ठीक, साधारण जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, भारी जल D2O का घनत्व 1.11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इतना हो गया। अब D2O का यूज कहाँ करते हैं, तो क्या आंसर होगा,
न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं सर, परमाणु भट्टी में करते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम लोग का D2O से बनता है। और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तो इसका फॉर्मूला ही पूछता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या भारी जल को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है फॉर्मूला, D2O। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी वाटर, समुद्री जल। अब समुद्री जल से क्या क्या क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है और क्या क्या पूछता है, तो मेनली यहाँ पर दो ही क्वेश्चन हम लोग का बनता है और दोनों ही पूछा गया है, और वही दोनों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन। क्या क्या सर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि समुद्री जल जो हम लोग का साधारण नमक होता है NaCl, ठीक है, साधारण नमक, कॉमन सल्ट, कहां से बनाई जाती है, कहां से प्राप्त की जाती है, तो क्या आंसर होगा, समुद्री जल से। ये कॉमन सा बात है, सब जानते हैं। लेकिन साधारण नमक से क्या क्वेश्चन पूछता है कि रॉक सल्ट किसको बोला जाता है, रॉक सल्ट NaCl। टेबल सल्ट किसे कहा जाता है, सब पूछा गया क्वेश्चन है सर, नोट कर लोगे, टेबल सल्ट NaCl। तीसरा कॉमन सल्ट किसे कहते हैं, तो कॉमन सल्ट भी बोला जाए तो क्या होगा, NaCl। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन पूछोगे, रॉक सल्ट NaCl, कॉमन सल्ट NaCl, टेबल सल्ट तो भी NaCl। तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ये नहीं पूछेगा कि NaCl समुद्र में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। ठीक, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्वेश्चन हम तो आप लोग को क्वेश्चन के रूप में दिए हैं। देखो, समुद्र का पानी खारा होने का कारण क्या है। ठीक है, यानी समुद्र का पानी खारा होती है सर, हम लोग सबको ही जानते हैं, लेकिन उसका खारापन का कारण क्या है, तो क्या आंसर करेंगे। देखो, आपका सबका दिमाग में आता होगा कि सर समुद्र का पानी का खारा NaCl की वजह से तो होती है। ठीक है, ये एक साल्ट है, इसी वजह से तो खारा होती है, तो सर नहीं, NaCl की वजह से समुद्र का पानी खारा नहीं होती है। ध्यान दो, मेरा बात को सुनो। समुद्र में दो जीव, एक का नाम है पॉली और दूसरा का नाम है मेडुसा। ठीक है सर, दो सूक्ष्म जीव होते हैं, एक होता है पॉली और दूसरा होता है सर मेडुसा। ठीक है, तो ये जो पॉली और मेडुसा सिम्बायोटिक प्रोसेस में रहते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस में रहते हैं सर, सिम्बायोटिक प्रोसेस, हिंदी में बोलेंगे तो सहजीवी। ये सिम्बायोटिक प्रोसेस में रहते हैं, सहजीवी प्रोसेस में रहते हैं। और जो NaCl है इसमें से Na प्लस और Cl माइनस जो हम लोग का बनेगा समुद्र में, इस Na प्लस और Cl माइनस में से ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन को ये पॉली नाम का जीवाणु अपना भोजन के रूप में इसको खा जाता है। ध्यान दो, कौन, पॉली नाम का जीवाणु किसको खाता है, क्लोरीन को खा जाता है। अब क्लोरीन को सर खा गया, क्या बचा, सोडियम बचा। क्या बच गया, सोडियम। तो यानी जितने भी पॉली नाम का जीवाणु पाए जाते हैं उन लोग क्या करते हैं, NaCl से क्लोरीन को खाते जाते हैं, अपना भोजन बनाते जाते हैं। तो बच गया क्या, सोडियम। अब वही सोडियम की वजह से समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। तो ना कि NaCl होगा, NaCl भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन तो सर यहाँ से गायब हो जा रहा है। क्यों गायब हो रहा है, पॉली का वो भोजन के रूप में चला जा रहा है सर। ठीक है, तो ये गायब हो गया। दूसरा क्लोरीन नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पॉली नाम का जो जीवाणु है वो खा जा रहा है। तीसरा क्या होगा, सोडियम। ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, याद रहेगा कि समुद्र जल का पानी का खारापन होने का कारण क्या है, तो क्या आंसर करेंगे सर, समुद्र जल का पानी का खारापन होने का कारण सोडियम है। ठीक, क्यों बता चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑस्मोसिस, परासरण। क्या है परासरण, इसको अभी जानेंगे। क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो परासरण क्या होता है कि किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में अगर जल उच्च सांद्रता से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से निम्न सांद्रता, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण। ठीक है, तो देखो इसके बीच में एक झिल्ली होता है और उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल, अर्धप्रागामीय झिल्ली बोलते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन इधर साइड है, जल यहाँ से इस साइड में आ रही है लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ठीक है, इस झिल्ली को पार करते हुए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस या परासरण। क्या क्वेश्चन पूछता है सर, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, नोट डाउन कर लोगे। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पेड़ पौधों में
उनके जड़ से पत्तियों तक जल के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या उस विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हम लोग का, ऑस्मोसिस या प्रासरण होगा उसका आंसर। ठीक, क्लियर। यानी पेड़ पौधे जड़ से अपना पानी को लेते हैं, वही जड़ पानी को कहाँ पहुँचाता है, पत्तियों तक। किनके द्वारा होता है, तो वो पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, जाइलम उत्तक। लेकिन उस विधि को किस नाम से जानते हैं, तो क्या आंसर होगा हम लोग का, परासरण। ठीक है, वो हम लोग बायो में पढ़ेंगे, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, वो बायो में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन वो पहुंचने का विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो परासरण। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है H2S गैस, जिसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है सर, H2S का केमिकल नाम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, ये अब सिर्फ जानकारी के लिए, ये क्वेश्चन तो हम लोग का पूछता नहीं है, बस जानकारी के लिए। अब H2S गैस से सर क्या क्या क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाता है, उसको अभी हम लोग देखेंगे, या क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, इसका स्मेल, गंध कैसी होती है, तो H2S गैस की जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, वो हम लोग का रोटेन एग स्मेल, यानी सड़े हुए अंडे की जैसी इसकी स्मेल होती है। यानी ये अगर पूछा जाए कि H2S गैस की स्मेल कैसी होती है, तो क्या आंसर करेंगे, सड़े हुए अंडे की जैसी इसकी स्मेल होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जो हम लोग का ब्लैक सॉल्ट होता है, काला नमक। ठीक है, ब्लैक सॉल्ट या काला नमक, उसका स्मेल किसके कारण होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, H2S गैस के कारण होता है। जो हम लोग खाने में यूज करते हैं काला नमक, जिससे थोड़ा टेस्ट बढ़िया हो जाता है, इसलिए सब कोई उसको पसंद करते हैं। तो उस काले नमक में जो थोड़ी बहुत हम लोग का स्मेल आती है, वो किसके कारण आती है, तो उसमें H2S मिलाया गया रहता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये हम लोग का SSC का फेमस क्वेश्चन है, CGL का। हालांकि इस क्वेश्चन को दोनों तरह से घुमा के पूछता है, और दोनों तरीके से अभी हम बता देंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि जो ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो, ज्वालामुखी के फटने से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, H2S गैस। ठीक है, यानी ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी के उद्गम के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो क्या आंसर हो जाएगा सर हम लोग का, H2S गैस निकलती है। ठीक, अब दूसरा तरीका से इसको कैसे पूछता है, देखो इसी क्वेश्चन को, कि ज्वालामुखी के फटने से जो गंध आती है, जो स्मेल आती है, वो किस गैस के कारण आती है, तो भी क्या आंसर करेंगे, H2S गैस। क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में H2S निकलती है, तो ज्वालामुखी का फटने से जो स्मेल आएगा वो भी किसके कारण होगा, H2S गैस के कारण। ठीक है, तो चलिए सर, अब एक एक करके यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग का बनते हैं उसका भी हम पूछेंगे और आपको जवाब देना है। ठीक, पहला क्वेश्चन, H2S का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या आंसर करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तो पूछता नहीं है, बस जानकारी के लिए। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सड़े हुए अंडों का जैसा गंध किसका होता है, तो क्या आंसर करेंगे, H2S। या H2S का गंध कैसी होती है, तो क्या बोलेंगे, सड़े हुए अंडों का जैसा, रोटेन एग स्मेल। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, जिसको हम लोग खाते हैं, उसमें सुगंध, जो एक टाइप का जो गंध आता है, किसके कारण, तो क्या आंसर करेंगे, H2S। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के फटने से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो क्या हो जाएगा, H2S गैस। या इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी पूछता है हम लोग को, कि ज्वालामुखी के फटने से जो गंध आती है वो किस गैस के कारण आती है, तो भी क्या आंसर करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, या शॉर्ट में उसको H2S गैस के कारण। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइसक्रीम के ऊपर में नमक क्यों डाली जाती है। ठीक है सर, कभी कभी देखोगे आइसक्रीम का बॉक्स जो रहता है, जिसमें आइसक्रीम को भर के रखे रहते हैं, उस बॉक्स में आइसक्रीम को भरने के बाद उसमें नमक डाल दिया जाता है थोड़ा, क्यों। ठीक है, अब दिमाग में आप लोग का सवाल आता होगा सर कि अगर जहाँ पर आइस रहेगा वहाँ पर नमक मिला देंगे तो आइस क्या होता है, पिघल जाता है, यानी आइसक्रीम पिघल जाएगा। नहीं सर, आइसक्रीम को सुरक्षित रखने के लिए, आइस को सुरक्षित रखने के लिए, वो नहीं पिघले, इस पिघलने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नमक को डालते हैं।
ठीक है, एकदम आप लोग को उल्टा लगता होगा। कैसे होता है ये? एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि बर्फ को अगर पिघलना है, बर्फ को पिघलाएंगे तो नमक डाल दो, बर्फ तुरंत पिघल जाएगा। अब आइसक्रीम वाला केस में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आइसक्रीम को सुरक्षित रखना है, उसको आइस का फॉर्म में ही रखना है, तो नमक डालो, ठीक है, तो आइस के रूप में सुरक्षित रहेगा। तो कैसे होता है ये दोनों आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। इधर ध्यान से देखो, ठीक है, दोनों सही है, जो हम बोले दोनों सही है। अब कैसे सही होगा, इधर देखो ध्यान से। पहला चीज है बॉक्स बंद है, ये जो हम लोग का चेंबर है ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज चेंबर, बंद बॉक्स। ये बंद बॉक्स है, मतलब यहां बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है इसका, ठीक, क्लियर। नमक डाल दिया हम चारों तरफ इस तरह से। अब जैसे ये नमक डाल दिया, आइस का कांटेक्ट में आ जाएगा, ये नमक टूटना शुरू हो जाता है। और किस रूप में टूटेगा? Na+ और Cl- इस रूप में टूट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, NaCl जो है ये कौन सा बॉन्ड है हम लोग का? आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड में हम क्या बताए थे सर आप लोग को? इसमें आयंस के द्वारा बनता है। दूसरा क्या बताए थे कि आयोनिक बॉन्ड जो होती है एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल के द्वारा होती है, उनका आयन के आपस में मिलने से बनती है, उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। सबसे मजबूत बंधन होती है आयोनिक बॉन्ड, ये भी बताए थे। अब सबसे मजबूत है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो उन दोनों को अलग करने में हम लोग को तकलीफ होगी, तब क्या करना होगा? उष्मा देना होगा, तभी वो दोनों क्या होंगे? अलग हो जाएंगे, हीट देना होगा। तो यानी NaCl जब Na+ और Cl- के रूप में टूटना शुरू हो जाएंगे तो उस समय धीरे धीरे ये उष्मा लेंगे, तभी तो इस रूप में बदलेंगे सर, क्योंकि ये बहुत मजबूत है। ये अलग कब होंगे? जब यहाँ पर हम लोग उष्मा देंगे, एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तभी ये दोनों अलग हो जाएंगे सर, ठीक है। तो उष्मा लाएंगे, ये दोनों उष्मा प्राप्त कहाँ से करेंगे? क्योंकि ये तो क्लोज्ड है, ये ध्यान दोगे, ये क्या है? क्लोज है। और जब क्लोज रहता है तो आइस का टेम्परेचर लगभग -2 डिग्री सेल्सियस रहता है। ध्यान दोगे, आइस का टेम्परेचर कितना रहता है? -2 डिग्री सेल्सियस, या आइसक्रीम का टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं? -2 डिग्री सेल्सियस, जिस समय इसको डाला जाता है, ठीक है। जिस समय आइसक्रीम को डालते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है? -2 डिग्री सेल्सियस लगभग। अब अंदर क्लोज है और कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पर आइसक्रीम है। तो इस आइसक्रीम का टेम्परेचर -2 डिग्री जो सेल्सियस है, क्या करेगा NaCl? इस आइस से उष्मा लेना, हीट लेना शुरू कर देता है ये, ठीक है। इस आइस से क्या करेगा? ये हीट लेना शुरू कर देता है। इधर साइड में लिख देते हैं, तो ये NaCl इस क्लोज्ड चेंबर के अंदर जो आइस है, जो हम लोग का बर्फ है, इस बर्फ से क्या करेगा? वो उष्मा लेना शुरू कर देता है, ठीक है। उष्मा लेना शुरू कर देगा, मतलब आइस से उष्मा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आइस से उष्मा आना यहाँ शुरू हो जाएगा, मतलब आइस जितना टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, ये क्या कर रहा है? उष्मा इसको दे रहा है, मतलब ये -2 डिग्री सेल्सियस अभी इसका टेम्परेचर था, अब इसी से उष्मा इसको दे रहा है, मतलब -2 डिग्री से ये घटेगा या बढ़ेगा सर? तो क्या हो जाएगा? घटेगा। यानी क्या हो जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से इसका उष्मा क्या होगा? घटते जाएगा। क्यों घटते जाएगा? क्योंकि इस बेचारे के पास ऐसे भी उष्मा कम है, -2 डिग्री सेल्सियस आइस के पास, और फिर भी ये क्या कर रहा है? NaCl को टूटने में मदद कर रहा है। ये NaCl जब टूट रहा है तो उसको क्या कर रहा है? ये उष्मा दे रहा है, मजबूरी है देना, क्योंकि NaCl इससे उष्मा ले लेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? हीट देते हैं, उष्मा। तो जैसे ही उष्मा यहाँ पर आ जाता है नमक में, वैसे ही नमक Na+ और Cl- में टूटना शुरू हो जाता है। और आइस का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, इतना था, अब ये इसको उष्मा देना शुरू कर दिया, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे घटते जाएगा। और कितना तक घटता है? -23 डिग्री सेल्सियस तक। यानी आइस क्रीम का मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? -23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब डालते हैं उस समय कितना टेम्परेचर रहता है? -2 डिग्री सेल्सियस। और जब नमक मिला दिए रहते हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि ये मेल्ट ना हो, धूप गर्मी में भी हम लोग बंद बॉक्स को कहीं पर भी लेके जाते हैं, फिर भी वो आइस का फॉर्म में ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? अंदर से उष्मा NaCl को देता है, ये Na+ और Cl- के रूप में टूटते जाता है। जब तक नमक टूट के खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आइस सुरक्षित रहेगा। जब नमक NaCl यहाँ का अंदर का खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? आइस का टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस से
बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर, बंद चैम्बर, क्लोज चैम्बर, ठीक है, बंद बॉक्स में अगर आइसक्रीम को सुरक्षित रखना है तो किसको मिलाते हैं सर? तो क्या आंसर करेंगे? NaCl को मिलाते हैं। क्यों? देखो अभी हम लोग किए, क्लियर हो गया। ठीक है, नमक मिलाते हैं, ध्यान दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पानी में सोडियम आग लगाती है। ठीक है, पानी में सोडियम आग लगाती है और उसी आग को केरोसिन, मिट्टी का तेल बुझाती है। क्या बात कर रहे हैं सर? एकदम सही बात है। पानी में सोडियम आग लगाती है और उसी आग को कौन बुझा रही है? मिट्टी का तेल या केरोसिन। हम लोग जानते हैं कि केरोसिन आग लगाती है, ठीक है, और पानी उस आग को क्या करती है? बुझाती है। लेकिन सोडियम जो है ठीक उसका उल्टा कार्य करती है, और इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सबसे अलग होता है वही हम लोग को क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, यानी हमेशा याद रखोगे ये जो पोटेशियम और सोडियम है ये लोग हाईली रिएक्टिव मेटल है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और इसलिए ये दोनों को कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्यों? अभी क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये सोडियम है, जैसे ही इस जल इसके ऊपर डाल देंगे या जैसे ही जल का कांटेक्ट में आ जाएगा, सोडियम को जैसे ही जल में मिला देंगे तो ये सोडियम क्या करेगा? अपना हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देता है। यानी क्या बनाएगा? NaOH अपना हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देता है, प्लस H2 गैस बनेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये जैसे ही इसको जल में मिला दिए अपना हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देता है, और उसी समय में जब अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारा उष्मा निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह से अपना हाइड्रोक्साइड जब बनाएगा उष्मा निकलना शुरू हो जाता है, और ये उष्मा बहुत तेजी से निकलता है, और उसी उष्मा को घटाने के लिए, कम करने के लिए, नुकसान ना हो, क्या करते हैं हम लोग? केरोसिन मिला देते हैं। अब केरोसिन के मिलाने से क्या हो जाता है? किसी को कोई हानि इफेक्ट नहीं होता है, और ये जो उष्मा हम लोग का हीट अधिक मात्रा में निकले रहती है, धीरे धीरे क्या होता है? ये घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है। क्या होता है? जल में जैसे ही सोडियम को मिलाते हैं वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देती है, और उसी क्रम में क्या होता है? उष्मा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक, और उसी उष्मा को हम लोग को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर से केरोसिन डालना पड़ता है। तो यही कारण है कि जल में सोडियम आग लगाती है। क्यों आग लगाती है? क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनाते समय उष्मा निकलती है। ठीक है ना सर? और उसी आग को बुझाने के लिए क्या मिलाते हैं हम लोग? केरोसिन को मिलाते हैं। तो इसका यही रीजन है। ठीक है, क्लियर है? आज के बाद इसका आंसर बढ़िया से आप लोग कर दोगे, गलत आंसर नहीं करना है। सेकंड, एक और क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जब तेल का कुआं में आग लग जाए, ठीक है, तेल के कुआं में अगर मान लो कभी आग लग गया, और उस समय उस आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, अब ध्यान दो, तेल का कुआं, जल में आग लगी है, केरोसिन को डाल दो, किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा। ध्यान दोगे। अब बात है तेल का कुआं में। तेल के कुआं में अगर आग लग गया तो उस समय उस आग को बुझाने के लिए क्या मिलाना होगा सर हम लोग को, या क्या डालना होगा? तो तेल का कुआं में लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग को मिट्टी डालना पड़ता है। ध्यान दोगे, मिट्टी डालना पड़ता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या करोगे? मिट्टी डाला जाता है। ठीक, ये दोनों ही हम लोग का फेमस क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम ब्रोनस्टेड था। ठीक, यानी ब्रोनस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट क्या बताया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सुपर हिट क्वेश्चन है, देखोगे। ठीक, जल एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। जल क्या है? एक उभयधर्मी अणु है। ठीक है, किसने कहा था? तो क्या आंसर होगा? ब्रोनस्टेड नाम का साइंटिस्ट ने कहा था। क्यों कहा? अभी सर देखेंगे। ब्रोनस्टेड जो साइंटिस्ट था क्या क्या, एक जल का अणु को लिया, दूसरा जल के अणु के साथ जब वो मिला दिया
तब यहाँ पर H3O+ और OH- हम लोग का बन गया। ठीक है, इस तरह से। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर साइड में थोड़ा देखो, एम्फोटेरिक मीन्स होता क्या है? एम्फोटेरिक उभयधर्मी, ये बोल तो दिया उभयधर्मी है, हम भी बता दिए कि सर जल एक उभयधर्मी अणु है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। तो एम्फोटेरिक है क्या? एम्फोटेरिक वर्ड हम लोग एसिड बेस साल्ट में पढ़ेंगे, अम्ल क्षार लवण में इसको पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ा सा जानकारी के लिए कि होता क्या है देखते हैं। हालांकि एसिड बेस साल्ट में एम्फोटेरिक से भी हम लोग का 2 फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्टकट में अभी बताएंगे, या जो जानते हो बहुत अच्छी बात है। देखो, एम्फोटेरिक मीन्स क्या होता है? जिसका नेचर या प्रकृति या तो एसिडिक भी होगा या फिर क्या होगा, बेसिक होगा। मीन्स अम्लीय और दूसरा क्षारीय, यानी जिसका प्रकृति अम्लीय भी शो करेगा और क्षारीय भी शो करेगा। ठीक है, जिसका ऑक्साइड अम्लीय भी शो करेगा और क्षारीय भी शो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक उभयधर्मी अणु बोलेंगे। ठीक है, या उभयधर्मी ऑक्साइड। क्लियर? कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सॉरी ऊपर में लिख दे रहे हैं, नीचे विजिबल नहीं होगा शायद। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड एक होता है जिसका प्रकृति अम्लीय भी होगा और जिसका प्रकृति क्षारीय भी होता है। दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड। बस ये 2 ही है, और यही दोनों क्वेश्चन हम लोग को पूछते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी धातुएं बनाती है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, क्योंकि धातुओं का ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, लेकिन ये अम्लीय और क्षारीय दोनों दिखाते हैं। अब जल को हम क्यों बोले? अब आ जाते हैं। देखो एसिडिक अम्लीय किसको बोलते हैं? जिसका जलीय विलयन H+, सॉरी इधर लिख दे रहा है, जिसका जलीय विलयन H+ या फिर H3O+, इसको हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन दर्शाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय। और क्षारीय किसको बोलते हैं? तो सर जिसका जलीय विलयन, ठीक है, क्या दर्शाएगा? OH-। अब जल का नेचर में देखो, H3O+ हाइड्रोनियम आयन दिखा रहा है यहाँ पर, और दूसरा OH- हाइड्रोक्साइड आयन दिखा रहा है। क्लियर है इतना बात? यानी यहां पर H3O+ में क्या दिख रहा है हमको? एसिडिक नेचर दिख रहा है यहां पर, और OH- में कौन सा नेचर दिख रहा है हम लोग का? बेसिक नेचर दिख रहा है। देखो, ठीक, यानी क्लियर हो गया क्यों इसको ब्रोंस्टेड नाम का साइंटिस्ट ने क्या बताया कि एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। तो देखो, जब ये एक जल का अणु को लिया और दूसरा जल का अणु को आपस में जब मिला दिया तो क्या दिखा हमका? H3O+ और OH-। और यही क्वेश्चन हम लोग को पूछता है कि जल किस प्रकार का अणु है, तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। ठीक है, क्लियर? तो ये चैप्टर हम लोग का यहीं पर खत्म हो जाता है। पहला चैप्टर H2O से जितना क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया था सब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं टोटल, या जितना क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं सब कर लिए। ठीक है, ऑल इन वन सभी एग्जाम के लिए ध्यान दोगे, छोटा एग्जाम से लेकर के बड़ा एग्जाम तक। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोनों लेक्चर को देखिए, पहला लेक्चर भी जो नहीं देखे हैं हम लोग का प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, या इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। बढ़िया से नोट बनाइए, आपको पूरा कंप्लीट नोट में खुद एनालाइज हो जाएगा कि बहुत सारा कंटेंट आप लोग को नॉलेजेबल अच्छा चीज़ आप लोग को मिला, खुद एनालाइज हो जाएगा, हमको बोलने का दरकार नहीं है। तो आप लोग को अगर लगता है ये आपको लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है तो अपने आसपास के कम से कम 5 दोस्त को शेयर ज़रूर करो, 5 फ्रेंड्स को शेयर करो, उन लोग को भी इसका बेनिफिट लेने दो। ठीक है, सारे एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग एक ही जगह पढ़ रहे हैं, चाहे SSC में पूछे गए क्वेश्चन हो, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हो, ठीक है, स्टेट PSC में पूछे गए क्वेश्चन हो, ठीक है, NDA CDS, तो
सब में जो पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके चैप्टर वाइज करके मैं आप लोग को सीरियल वाइज पढ़ाते जा रहा हूँ। तो ऐसा कंटेंट बहुत बढ़िया है, हमको लगता है आप लोग के लिए भी बहुत बेनिफिट है। शेयर करो, अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा लेने दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय।